हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट बी चंद्रा में। और मैं चंद्रभान आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे वो करंट अफेयर्स की बात करेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास, हालांकि अभी भी कई सारे टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं वो बाकी रह गए हैं, उनको भी मैं पढ़ाऊँगा। वो भी सीरीज लगातार चलती रहेगी, पर मैंने सोचा इसी बीच एक करंट अफेयर का वीडियो बना देता हूँ, तो इसलिए मैं आप ये वीडियो आपके सामने लेकर के आ गया। आज का जो विषय हमारा है वो है दादर नागर हवेली एवं दमन दीव को एक साथ विलय उनका किया गया है, और उससे संबंधित जो विधेयक लाया गया था वो पारित हुआ, तो उससे संबंधित सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ दादर नागर हवेली एवं दमन दीव से संबंधित बातें ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके लिए वीडियो इसलिए खास हो जाता है कि यहाँ पर हम जितने भी आपके संघ शासित प्रदेश हैं उनसे संबंधित जो भी प्रावधान हैं उन सभी पहलुओं को भी छूने का प्रयास करेंगे, उनसे संबंधित भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इसलिए ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, और जब आप पूरा वीडियो देखेंगे उसके पश्चात आपको खुद मालूम पड़ेगा कि हाँ, हमें कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली जो शायद हमें नहीं पता थी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को एक साथ विलय से संबंधित जो विधेयक लाया गया था उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं दादर नागर हवेली एवं दमन दीव की, जो कि इसके पहले एक अलग संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे दोनों, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दादर नागर हवेली की। देखिए, इसकी राजधानी जो है वो सिलवासा हुआ करती थी। एक जिला यहाँ पर था गुजरात के दक्षिण में। आप मैप देखिए, मैं मैप आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर भी देता हूँ। ये देखिए गुजरात है, गुजरात के दक्षिण में जैसे ही ये आपका गुजरात वाला एरिया ऐसे आता है, जैसे ही आप दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर, और जब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के उत्तर में, तो आपका जो महाराष्ट्र है वो आपका ऐसे है। तो महाराष्ट्र के उत्तर में और गुजरात के दक्षिण में कौन सा संघ शासित प्रदेश स्थित है? दादर नागर हवेली। 1954 ईस्वी में, अर्थात हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1954 ईस्वी में 2 अगस्त 1954 ईस्वी में पुर्तगालियों ने क्या किया था कि इस दादर नागर हवेली को स्वतंत्र किया था, मुक्त किया था। दोस्तों, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन हुआ था तो उन यूरोपियों में सबसे पहले आने वाले जो यूरोपीय थे वो थे आपके पुर्तगाली। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है इनका क्रम कि सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन गया, तो इस तरीके से पूछ लेता है। हालांकि यहाँ पर इससे संबंधित ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास की जब शुरुआत करते हैं वहाँ पर हम इनको पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ इनका क्रम। देखिए, सबसे पहले भारत में आगमन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का होता है, जो कि एक पुर्तगाली था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 ईस्वी में, और 1961 ईस्वी में सबसे बाद में जाते भी हैं। तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली, सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली। देखिए, अब हम क्रम की बात करते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए, दूसरे नंबर पर डच आए, तीसरे नंबर पे आपके अंग्रेज आते हैं, चौथे नंबर पे आपके डेन आते हैं, और पाँचवें नंबर पर आपके फ्रांसीसी आते हैं। तो कुल 5 यूरोपीय कंपनियों ने भारत में आगमन किया था, भारत में आई थी वो। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जो आपका पांडिचेरी है, गोवा है, दादर नगर हवेली है, दमन दीव है, इन जगहों पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ करता था। तो 1954 ईस्वी में पुर्तगालियों ने क्या किया कि इसको स्वतंत्र करते हैं दादर नागर हवेली को। हालांकि तुरंत इसको संघ शासित प्रदेश का दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन 1961 ईस्वी में इसको भारत संघ में मिला लिया जाता है, और उसी दौरान इसको संघ शासित प्रदेश का दर्जा भी दे दिया जाता है। तो 94% इसकी हिंदू जनसंख्या है। तो हमने यहाँ पर दादर नगर हवेली के बारे में समान सी जानकारी ली। अब हम लोग बात करते हैं दमन एवं दीव की। देखिए, दमन दीव की अगर मैप में हम इसकी स्थिति को देखें तो आपका दमन जो है वो दोस्तों यहाँ पर है गुजरात में, लेकिन अगर हम दीव की बात करेंगे तो दीव आपका यहाँ पर महाराष्ट्र के पास में है, महाराष्ट्र में है। तो ये यहाँ पर इसकी स्थिति है दमन और दीव की। यहाँ इसकी जो राजधानी है वो दमन है। हालांकि यहाँ पर 2 जिले हैं, एक दमन और एक दीव, 2 जिलों वाला ये संघ शासित प्रदेश है। 1961 ईस्वी में
इसको पुर्तगालियों ने मुक्त किया था, अर्थात दमन और दीव पुर्तगालियों से स्वतंत्र कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। लेकिन जब ये स्वतंत्र हो गया तो उसके पश्चात इसको क्या किया गया कि ये गोवा का एक भाग हुआ करता था। अर्थात जब दमन दीव स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता के पश्चात दमन दीव गोवा का भाग था, लेकिन जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इधर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और उधर 30 मई 1987 ईस्वी में दमन और दीव को क्या किया जाता है? संघ शासित प्रदेश बना दिया जाता है। 90% आबादी जो है, 90% जो लोग हैं वो यहाँ के हिंदू हैं। भाषा की बात करेंगे तो गुजराती, मराठी और कोंकणी और हिंदी, इन भाषाओं का प्रचलन है। काफ़ी हद तक यहाँ पर आदिवासी भी निवास करते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की दादर नगर हवेली और दमन दीव की। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन दोनों का विलय कब हुआ, इससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया। तो देखिए, ये घटना एक स्टोरी के रूप में इसको हम पढ़ेंगे। ये घटना है आपकी 2019 की, नवंबर 2019 की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्या किया था कि लोकसभा में एक बिल रखे थे, वो बिल लाए थे और इस बिल का नाम था दादर नगर हवेली एवं दमन दीव ब्रैकेट में केंद्र शासित राज्यों का विलय से संबंधित विधेयक 2019। थोड़ा सा बड़ा है, तो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय से संबंधित विधेयक 2019 ये लोकसभा में पेश किया जाता है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। कब? 27 नवंबर 2019 को। तो लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को ये पारित भी हो जाता है। अब बारी थी राज्यसभा की। राज्यसभा जो कि दूसरा सदन है। दोस्तों, आपको पता होगा, सामान्य सी जानकारी आप संविधान पढ़ते होंगे तो जरूर होगी कि कोई विधेयक, कानून कैसे बनता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। आपको पता है कि जब कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जाता है तो एक सदन से पारित होने के बाद वो दूसरे सदन जाता है। जब दोनों सदनों से वो पारित हो जाता है उसके पश्चात वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब उसको अनुमोदित कर देता है, अर्थात वहाँ पर हस्ताक्षर कर देता है, तो वही विधेयक फिर क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है। हालांकि कुछ विधेयक, विशेष विधेयक हैं जैसे कि धन विधेयक, वित्त विधेयक, उनके बारे में थोड़ा प्रोसेस अलग है, वो हम अलग से बात करेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे तब। तो राज्यसभा में ये लाया जाता है 3 दिसंबर 2019 को और यहाँ से भी ये पारित हो जाता है। उसके पश्चात पहुँचता है ये राष्ट्रपति के पास में। कब? 9 दिसंबर 2019 को। और 9 दिसंबर 2019 को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। अर्थात ये जो संशोधन विधेयक है वो पारित हो गया पूरी तरीके से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह है कि ये लागू उसी समय नहीं होता है, ये लागू बाद में होता है। लेकिन जब लागू हो गया तो इसका नाम बदल जाता है। लागू जब हुआ तो इसका नाम रखा गया दादर नागर हवेली एवं दमन दीव संघ शासित प्रदेश। देखिए, अब ये प्रभावी होने की बात करेंगे तो 26 जनवरी 2020 से ये प्रभावी हो गया। अब यहाँ पर एक जानकारी, अब आपको लग रहा होगा कि 26 जनवरी को ही क्यों, ये दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, तो इसको आप समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बात की थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, हमने देखा कि उनसे संबंधित विधेयक लाया जाता है, 370 अनुच्छेद को ख़त्म किया जाता है। उसके पश्चात जम्मू कश्मीर राज्य के 2 भाग कर दिए जाते हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से हमें 2 संघ शासित प्रदेश मिलते हैं। लेकिन ये घटना अगस्त 2019 की है। लेकिन सरकार चूंकि किसी एक विशेष दिन को, जो एक खास दिन हो, उस दिन को मनाने के लिए, उस दिन उसको लागू करने के लिए इस तरीके का नियम करती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ शासित प्रदेश बना तो पहले दिया गया, लेकिन इसकी घोषणा या की गई थी और कहा गया था कि ये प्रभावी कब से होगा? 31 अक्टूबर 2019 से। ऐसा इसलिए चूंकि 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती होती है, अर्थात उनका जन्मदिन दिवस मनाया जाता है एकता दिवस के रूप में। तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था। इसी वजह से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को इस दिन से प्रभावी माना जाता है। हालांकि ये पहले ही संघ शासित प्रदेश बन जाते हैं, लेकिन इसको पारित कब से माना जाता है? 31 अक्टूबर
2019 से। वैसी ही चीज़ यहाँ पर भी है। ये राष्ट्रपति का हस्ताक्षर तो 9 दिसंबर 2019 को हो जाते हैं, लेकिन चूंकि जो आपका 26 जनवरी है एक विशेष दिन है, हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो 71वां गणतंत्र दिवस पड़ रहा था, तो चीज़ों को ऐसे किया जाता है कि वो याद रहें। इस वजह से 26 जनवरी 2020 से ये जो संशोधन है, ये जो विधेयक है वो पारित मान लिया जाता है। तो ये पारित कब से हुआ? 26 जनवरी 2020 से। इसकी राजधानी देखिए दमन हो गई। पहले आपकी दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी, दमन एवं दीव की राजधानी दमन थी, लेकिन जब दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया, तो अब राजधानी बना दिया गया दमन को। ठीक है, दमन। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, तो दोनों को जोड़ दिया गया तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। 5,85,764 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। दोस्तों एक अब महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि ये जो आपका संशोधन विधेयक लाया गया, ये किस नंबर का संविधान संशोधन था? ये आपके दिमाग में हो सकता है प्रश्न आ भी रहा हो। जैसे कि 126वां संविधान संशोधन बिल आपका जो है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित जो आरक्षण है अनुच्छेद 334 में, उससे संबंधित है, तो 10-10 वर्ष करके बढ़ाया गया है। 125 है, 124 है। तो इस तरीके से संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, लाए जाते हैं, और वो पारित होने वाली संख्या उनकी अलग रहती है। यहाँ दिमाग में आप लोगों के आ रहा होगा कि आखिरकार ये जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, ये किस नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है? तो आपको यहाँ पर जान लेना चाहिए दोस्तों कि भाग 1 और भाग 1 में ये प्रावधान किया गया है। भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 1 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य का गठन करना हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र में मिलाना हो, तो इस तरीके से सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, गठन करना हो, तो इससे संबंधित जो संशोधन होते हैं वो संविधान संशोधन नहीं माने जाते, चूंकि ये साधारण बहुमत से संविधान संशोधन किए जाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा, ऑब्वियसली साधारण या सामान्य रूप से सभी लोगों को पता रहता है कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है अनुच्छेद 368 की, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन मात्र 2 तरीके से किए जाते हैं। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। एक होता है विशेष बहुमत के द्वारा और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा। तो ये जो संविधान संशोधन है, अर्थात जहाँ पर हम किसी नए राज्य का गठन कर रहे हों, नए राज्य का नाम कर रहे हो, नाम परिवर्तन कर रहे हो, सीमा परिवर्तन कर रहे हो, तो इस तरीके का जो संविधान में संशोधन होता है उसको साधारण बहुमत से होता है और उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता, अर्थात उसकी गणना नहीं की जाती है, उसकी कोई गिनती नहीं की जाती है। इसी वजह से ये जो संविधान संशोधन विधेयक है इसकी कोई संख्या नहीं है, चूंकि ये संविधान संशोधन है ही नहीं। संविधान में कहीं पर भी कोई संशोधन नहीं किया गया, साधारण बहुमत से किया गया संशोधन ये होता है। अनुसूची 1 में क्या है, क्या उल्लिखित है? अनुसूची 1 में ये बताया गया है कि हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो अनुसूची 1 में संविधान संशोधन किया गया ये वर्तमान में, लेकिन वो साधारण बहुमत के द्वारा, इसलिए हम 368 के तहत इसको संविधान संशोधन नहीं मान सकते हैं। अनुसूची 1 में व्यवस्था क्या है कि हमारे देश में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, पहले कितने थे, वर्तमान में कितने होंगे, इसकी अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं या कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए 8। ऐसे कि हम यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, जब शुरू में संविधान में जो आपकी अनुसूची 1 है उसमें ये था कि 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश में कुल। लेकिन जब बाद में क्या होता है कि तेलंगाना का गठन होता है, तेलंगाना एक अलग राज्य बनता है आंध्र प्रदेश से कट करके, तो हो जाते हैं 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, उसके पश्चात क्या होता है कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य को हटा करके क्या किया जाता है, केंद्र शासित बना दिया जाता है। तो एक राज्य यहाँ पर कम हो गया, आप कितने हो गए, 28 राज्य हो गए। 28 राज्य और कितने, 7
लेकिन यहाँ पर अब 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं होंगे, क्योंकि एक राज्य को तोड़ करके 2 केंद्र शासित बनाए जा रहे हैं। तो राज्य की लिस्ट से तो वो हट गया, लेकिन केंद्र शासित राज्य की लिस्ट में उसका नाम ऐड हो जाएगा। तो पहले 7 थे, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिलकर के 2 और हो गए, अर्थात अब कितने हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद में क्या होता है कि जब 26 जनवरी 2020 से ये वाला संविधान संशोधन विधेयक जब पारित हो जाता है, प्रभावी माना जाता है, पारित नहीं प्रभावी माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अब क्या होगा? अब आपका चूंकि दादर नागर हवेली और दमन दीव 2 संघ शासित प्रदेश इसमें ऐड थे, दोनों को मिलाकर के 1 कर दिया गया है। तो अब क्या होगा? अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। एक चीज़ और आप जान लीजिए, हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन संविधान में कहीं भी केंद्र शासित प्रदेश का नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात संविधान में कहीं भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखा हुआ है। तो लिखा क्या है? लिखा है दोस्तों संघ शासित प्रदेश। आप अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा होगा भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, ये लिखा हुआ है। आप जब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 1 भाग 1, इसके साथ साथ में भाग 8 में भी आपका क्या है? भाग 8 में भी आपका केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगर भाग 8 में बात करेंगे अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेद कितने? 239 से लेकर के 241 तक संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है, तो भाग 1 के अनुच्छेद 1 में, और दूसरा आपका भाग 8 और अनुच्छेद 239 से 241 तक, ये आपको याद रखना चाहिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, दादर नागर हवेली और दमन दीव के बीच की जो कुल दूरी है वो 35 किलोमीटर है, तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने ज़िले होंगे। देखिए, आपको पता है कि दादर नागर हवेली में 1 जिला था, लेकिन दमन दीव में 2 जिले थे। तो दो वो और 1 दादर नागर हवेली का मिल करके कितने हो गए? 3। तो ये याद रखिए कि जो नया आपका संघ शासित प्रदेश बना हुआ है दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, इसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है? 3 है। कुल जिलों की संख्या 3 है। भाषा की बात करेंगे तो कोंकणी, मराठी, गुजराती और हिंदी। कोंकणी दोस्तों कर्नाटक के एरिया में भी बोली जाती है, आपका मराठी आपको पता है महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, और यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है। तो महाराष्ट्र और आपका गुजरात का बिल्कुल नज़दीक एरिया है, इस वजह से ये भाषाएं भी बोली जाती हैं, हिंदी भी बोली जाती है। तो इतनी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिनका जो उच्च न्यायालय है वो वहाँ पर ना होकर के किसी अन्य प्रांतों में है, अन्य राज्यों में है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो उसका जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता में है। ऐसे ही कई अन्य संघ शासित प्रदेशों का भी जो उच्च न्यायालय है वो अन्य अन्य जगहों पर है। हम यहाँ पर अगर बात करें, ये जो आपका दादर नागर हवेली एवं दमन दीव जो संघ शासित प्रदेश नया बना है, तो इसका जो उच्च न्यायालय होगा वो बम्बई में होगा। हालांकि पहले भी दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है वो बम्बई उच्च न्यायालय से जुड़े हुए थे। इनके जितने भी मुद्दे और मामले थे उनकी सुनवाई बम्बई उच्च न्यायालय में ही होती थी। तो अभी भी हाईकोर्ट जो है वो बम्बई उच्च न्यायालय में ही होगा। हम लोग बात करते हैं कि यहाँ का प्रशासक कौन है, तो यहाँ का प्रशासक है प्रफुल्ल खेड़ा पटेल। ये याद रखिए। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2। अनुसूची 1 में संशोधन किया गया है। अब देखिए, हम लोग यहाँ बात करते हैं प्रशासक की। कई बार कंफ्यूजन ये रहता है कि प्रशासक, उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त ये क्या होते हैं। तो देखिए, आप याद रखिए कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक, तो वहाँ पहले संघ शासित था, यहाँ विधानमंडल नहीं था, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन करके क्या किया गया कि यहाँ विधानमंडल का प्रावधान कर दिया गया। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है। वैसे ही एक और संघ शासित प्रदेश है पांडिचेरी, जिसको हम पुडुचेरी बोलते हैं। यहाँ भी मंत्रिपरिषद होता है, यहाँ भी मुख्यमंत्री होता है। लेकिन पहले 2 थे, लेकिन अब वर्तमान की बात की जाए कि कितने संघ शासित प्रदेशों में मंत्रिपरिषद या विधानमंडल है, तो दोस्तों 3। एक आपका दिल्ली, दूसरा पांडिचेरी और तीसरा आपका जम्मू कश्मीर। हालांकि जो लद्दाख आपका संघ शासित प्रदेश बनाया गया है वहां पर मंत्रिपरिषद नहीं होगी, वहां विधानसभा नहीं होगी। ये बात भी आप लोग जान लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पर बताई। अब देखिए, अब एग्जाम की दृष्टि से यह भी पूछ सकता है कि
सबसे नया संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे नया संघ शासित प्रदेश जो है वो दादर नगर हवेली एवं दमन दीव है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहेगा तो वो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को टिक मार देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा दोस्तों। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव जो है वो अब तक का सबसे नया संघ शासित प्रदेश है। हालांकि ये पहले अलग अलग थे, लेकिन अब एक साथ जोड़ दिया गया है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात की। हम लोग बात कर रहे थे प्रशासक, उपराज्यपाल और मुख्य आयुक्त की। दोस्तों जहाँ जहाँ पर विधानसभा है, जहाँ जहाँ पर विधानमंडल है, वहाँ पर उपराज्यपाल होता है, जिसको अंग्रेजी में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। जैसे हम दिल्ली की बात करें, यहाँ उपराज्यपाल होता है। जैसे कि हम पांडिचेरी की बात करें, यहाँ भी उपराज्यपाल होगा। जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ भी आपका उपराज्यपाल होगा। दोस्तों जो साधारण आपके राज्य होते हैं, जहाँ पर राज्यपाल होते हैं, जो कि राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, ठीक, संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन उपराज्यपाल जो है वो उस राज्यपाल की अपेक्षा थोड़ा सा पावरफुल होता है। चूंकि ऐसे संघ शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा भी है, लेकिन फिर भी यहां पर ज़्यादा पावरफुल केंद्र सरकार होती है, चूंकि राष्ट्रपति जो है वहां पर डायरेक्ट अपना नियंत्रण रखता है। इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली की जो पुलिस है वो किसके अधीन है? वो आपकी केंद्र सरकार के अधीन है। तो तभी तो अरविंद केजरीवाल कई बार मांग करते रहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक दिल्ली का विकास नहीं होगा। ऐसी कई बार उनके द्वारा मांग की गई है। आपको दोस्तों जान लेना जरूरी है कि गोवा भी पहले संघ शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन इसको भी क्या किया गया कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश भी आपका संघ शासित प्रदेश था। हिमाचल मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, गोवा है। ये सारे के सारे जो हैं ये अब पूर्ण राज्य का दर्जा इनको मिल चुका है, लेकिन ये पहले संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो ये आपको जान लेना चाहिए। अब हम लोग बात कर रहे थे उपराज्यपाल की। तो उपराज्यपाल जहाँ जहाँ पर विधानसभाएं हैं वहाँ पर कौन होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल होगा। जैसे हम चंडीगढ़ की बात करेंगे, आपके लद्दाख की बात करेंगे, तो चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त होते हैं, जिनको हम चीफ कमिश्नर बोलते हैं। तो चंडीगढ़ की तरह ही लद्दाख में भी व्यवस्था की गई है, वहाँ भी क्या होगा? चीफ कमिश्नर होगा। इसके अलावा जितने भी अन्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप है, तो इस तरीके के जितने भी आपके अन्य आपके संघ शासित प्रदेश हैं वहां पर दोस्तों किसका शासन होगा? प्रशासक का शासन होगा। ये प्रशासक जो होता है वो राष्ट्रपति का अभिकर्ता अर्थात एजेंट के रूप में काम करता है। वहां पर जाकर के ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्यपाल की तरह नहीं होता है, बल्कि एक एजेंट की तरह होता है, जहां पर डायरेक्ट राष्ट्रपति का पूरी तरीके से नियंत्रण होता है। तो राज्यों में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को बोल सकते हैं, लेकिन प्रशासक को हम संवैधानिक प्रमुख नहीं बोल सकते हैं। ये याद रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो जितने भी आपके प्रशासक जहां पर हैं, जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, वो सारे के सारे आपके जैसे अंडमान है, लक्षद्वीप है, इस तरीके से। अब बाकी मैंने बताया ये कि पांडिचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होगा, लद्दाख और चंडीगढ़ में आपका कौन होगा? मुख्य आयुक्त होगा, चीफ कमिश्नर होगा। तो ये भी आपको जान लेना चाहिए। अब ये बात यहां पर ये आती है कि हालांकि ये ऐसा किया क्यों गया, ऐसा क्यों किया गया, एक साथ मर्ज क्यों किया गया? दोस्तों समस्या ये थी कि दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग संघ शासित प्रदेश थे। अब दोनों के लिए अलग अलग बजट, दोनों के लिए प्रशासन की व्यवस्था अलग अलग, हर चीज़ अलग अलग होती थी। तो जब चीज़ें अलग अलग होती हैं तो विकास बाधित होता है। अब जब इनको हालांकि जो मतलब प्रशासक था यहाँ का, वो प्रशासक दोनों का एक ही था, यहाँ दोनों का एक ही था। यहाँ एक चीज़ और ये मेरे दिमाग में आ रही है कि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है कि पूछ सकता है कि आपका जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है, लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है। तो आप याद रखिए, जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल है वो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है, जबकि मुख्य आयुक्त जो बनाए गए हैं आपके आर.के. माथुर, वो लद्दाख के बनाए गए हैं। लद्दाख की राजधानी लेह मानी जाएगी, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। ये आपको याद रखना चाहिए, मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। अब हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। देखिए, जब दोनों को एक साथ मर्ज किया जाएगा तो दोनों के लिए एक ही प्रशासन की व्यवस्था होगी, एक ही तरीके का बजट प्रस्तुत होगा, एक ही प्रशासक दोनों जगहों को देख पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर क्या होगा? विकास की गति भी बढ़ेगी, साथ साथ में प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी, और जो अन्य प्रशासनिक खर्चे हैं जो कि अलग अलग प्रावधान उनके लिए किया जाता था, वो खर्चों से सरकार बचेगी और समस्याएं कम होंगी और तेजी से इनका विकास होगा। इस वजह से दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को एक साथ मर्ज करके इनका विलय कर दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया। तो ये दोस्तों
जितनी भी यहाँ पर मैंने बातें मेरे दिमाग में आई जो महत्वपूर्ण हो सकती थी, वो मैंने सभी की सभी बातें आपको बताई हुई हैं और सभी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं। आपको लगा होगा शुरू में कि यहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे, लेकिन आपको मेरे पढ़ाने के बाद ही पता चला होगा कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम दोबारा फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।